हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 स्पेशल की। हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, नॉट फॉर रिफॉर्म्स की बात करेंगे हम लोग। यानी यहाँ पर जो टर्म्स है हमारे पास वो रेवोल्यूशंस की बात हो रही है सर। यानी कि हम बात करने वाले हैं जो ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन पर बेस्ड सवाल आते हैं या फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले सभी इंपॉर्टेंट 2021 के अंदर 2022 के अंदर जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे हम उसको भी यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर, और नई इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। पहला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो देखो याद रखेंगे सर, हरित क्रांति पर बेस जब भी सवाल हमसे पूछा जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हरित क्रांति की शुरुआत जो भारत में है वो 1965-66 के समय हुई थी। और कई बार इसको दूसरे वे में पूछ लेता है कि सर हरित क्रांति जो भारत में आई थी वो कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? तो थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था उस समय देश में जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इसकी शुरुआत कहां से पूछेगा तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं जिसे, वेस्ट यूपी कहा जाता है, यहां से इसकी शुरुआत हुई। मुख्य तौर पर पंजाब कहेंगे। बहुत सारी फसलों पर हरित क्रांति का इंपैक्ट पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहा अगर पूछे जाए तो गेहूं पर रहा, वीट पर रहा। इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? एम एस स्वामीनाथन, जिनको हम इंडियन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका फादर कहते हैं। और याद रखना, जो नेशनल फार्मर कमीशन, जो किसान आयोग है सर, उसके अध्यक्ष भी हैं ये। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ नॉर्मन बोरलॉग जो है, ये नॉर्मन बोरलॉग जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा शांति वाला पुरस्कार मिल चुका है, वो नॉर्मन बोरलॉग जो यूएसए मैक्सिकन है, वो यहाँ पर वर्ल्ड के फादर है, याद रखना। और इसकी शुरुआत हुई, यानी इसका मतलब सर भारत में हरित क्रांति के फादर एम एस स्वामीनाथन कहलाएंगे। ये पूछा भी गया था। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? देखो, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जब जिक्र आएगा तो हम जानते हैं सर 1970 में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति जो है इसकी शुरुआत गुजरात से की गई है। गुजरात से इसकी शुरुआत हुई मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं आप इसे, मिल्क भी कह सकते हैं, इसके लिए शुरुआत की गई। और इसको लेकर आने वाले व्यक्ति को वर्गीज कुरियन कहा जाता है, वो इसके फादर है, याद रखिएगा। तो इसके अगर पूछे व्हाइट का फादर किसे कहते हैं तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है कि इसकी क्रांति 1970 में लाई गई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह भी पता होना चाहिए आपको कि सर जो कॉटन है सर, कॉटन जो आता है वो सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है एक, उससे रिलेट करता है। वैसे यहां पर याद रखना सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इसलिए नहीं होगा। और जूट या जूट प्रोडक्ट की बात करें तो ये गोल्डन रेवोल्यूशन से आता है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता सर, यानी इसका मतलब। और बचा चावल, चावल भी ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा है। तो यहां दूध के लिए बेसिक तौर पर, लेकिन सिल्वर और गोल्डन फाइबर भी आपको याद होना चाहिए। अगर बात में भारत में दूध पुरुष किसे कहते हैं, मिल्कमैन किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं जो श्वेत क्रांति के फादर हैं, जनक हैं, क्योंकि हमें पता है सैम पित्रोदा, अरुण कृष्ण की बात में करूं, वैसे आपको पता होना चाहिए सैम पित्रोदा जो येलो रेवोल्यूशन आया था, जो पीली क्रांति आई थी सर, जो ऑयल सीड तिलहन के लिए, उसके फादर हैं। अरुण कृष्णन जो ब्लू रेवोल्यूशन है, नीली क्रांति कहते हैं, जो मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए आई, उसके फादर हैं। एम एस स्वामीनाथन ग्रीन के फादर जानते हैं यहाँ पर। मिल्कमैन या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा क्या था आपको बताना है यहाँ पर। हरित क्रांति ये पूछा गया यूपीपीटी में। तो देखो, हरित क्रांति जो मुख्य तौर पर लाई गई उसमें चार बातें इंपॉर्टेंट थी। एक तो अच्छी तकनीक, उन्नत तकनीक के बीज का इस्तेमाल करना, HYV कहते हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड, यानी उन्नत तकनीक के बीज इस्तेमाल करना। पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाएं जो होती हैं, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना। तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर, आप यहां पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकोगे, केमिकल वाले, केमिकल फर्टिलाइजर। और चौथा यहां था जो याद रखना, इरिगेशन यानी सिंचाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की सुविधा, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, अच्छी तकनीक के बीज, इन चारों का इस्तेमाल जब हमने किया तो हमारा उत्पादन में वृद्धि हुई, उसी को हरित क्रांति कहा गया। इसका मतलब यहां ऑल ऑफ अबव हो जाएगा।
इसके बाद अगर हम बात करें सर यहां पर किस राज्य को हरित क्रांति के शुरुआती स्थल के रूप में चुना गया, मैंने कहा शुरुआत तो सर पंजाब से हुई, हरियाणा से हुई, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसमें भी मुख्य तौर पर हमेशा पंजाब का जिक्र आता है। और इसीलिए आप देखो पंजाब के किसान जितने समृद्ध है उतना और कहीं राज्य के किसान नहीं। क्यों? कि किसान ने हरित क्रांति को अपनाया और उस समय बहुत अधिक पैदावार हुई, इनकम हुई हरित क्रांति के कारण। भारत में हरित क्रांति में लिए बीजों की उच्च उपज देने वाली जो किस्में बनाई गई, हाई यील्ड वैरायटी सीड बनाई गई, उसकी शुरुआत मुख्यतः किससे हुई? तो आपको पता है सर उसकी शुरुआत मुख्यतः गेहूं से हुई। कहां से शुरुआत हुई? मुख्य तौर पर गेहूं से शुरुआत हुई। उसके बाद चावल में भी और बाकी जगहों पर भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन गेहूं मुख्य तौर पर था। भारत में अक्सर एक वर्ड सुना जाता है यूनिकॉर्न कंपनीज क्या है। देखो कई बार ना मिसलेनियस टर्मिनोलॉजी भी आ जाती है एग्जाम में। अगर आप यूपी पीटी 2021 देखोगे, 22 देखोगे सर, उसे पूछा हुआ था राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, जबकि सिलेबस के आधार पर यह सवाल नहीं बनता है। उसमें एक सवाल और पूछा गया था हॉलमार्क को लेकर, जबकि सिलेबस के आधार पर वो सवाल तो नहीं बनता है फिर तो, लेकिन जब पूछा गया तो आंसर करना पड़ेगा, मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते आप उस सवाल को। देखो यहां पर याद रखना, अगर कोई कंपनी जिसकी वैल्यू $1 मिलियन तक होती है, $1 मिलियन होती है, उसे मिनीकॉर्न कहते हैं। कितनी? $1 मिलियन। ये फर्क समझना। जिसकी $1 बिलियन होती है उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। $1 बिलियन वैल्यू हो जाती है जब, जिसकी वैल्यू 1 की जगह 10 हो जाती है सर, $10 बिलियन, उसी को डेकाकॉर्न कहते हैं। और जिसकी वैल्यू यहां पर याद रखना $100 बिलियन हो जाती है, उसको हेक्टाकॉर्न कहते हैं। ये चारों का पता होना चाहिए, 1 मिलियन, उसके बाद 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन के हिसाब से। तो जब हम किसी भी न्यूज को पढ़ते हैं सर, स्टार्टअप कंपनी जो $1 अरब या इससे अधिक की हो जाती है, यानी $1 बिलियन या इससे अबव कंपनी हो जाती है, उसी को हमने यूनिकॉर्न कहना है। अगर किसी काम को व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व में किया जाए, उसका मतलब क्या होता है? देखो जो काम सरकार करती है वो सरकारी क्षेत्र होता है, और जो कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप या कंपनी बन के करते हैं सर, उसी को प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। मैं या हम कुछ लोग मिलकर काम करेंगे सर, वो प्राइवेट में गिना जाएगा, इसे प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में, शुरुआती चरणों में अधिकांश गतिविधियां किससे होंगी? जब देश की इकोनॉमी शुरू होती है, याद रखना, तो हमेशा प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है वैसे वैसे टर्शरी बढ़ता है, प्राइमरी कम होता है। अगर यही सवाल पूछे विकसित देशों में क्या होता है, यूएसए में, यूरोप में क्या होता है सर, तो विकसित देशों में टर्शरी का योगदान सबसे बड़ा होगा सर्विस का। विकासशील देशों में शुरुआत में प्राइमरी यानी कृषि का योगदान सबसे बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता? ये पूछा गया था आपके पीटी में। सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। देखो अगर ये पूछता जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, अगर सवाल में पूछता जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है, तो हम कहते हैं तृतीयक वाले की है। लेकिन पूछा कि रोजगार में किसकी है, तो देश की आधी आबादी लगभग रोजगार में सर्वाधिक हिस्सेदारी जो होगी वो प्राइमरी वालों की होगी, या इसकी जगह कृषि भी दे सकता है ऑप्शन में, तो प्राथमिक या कृषि को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई। जीडीपी मतलब देश की इनकम। सरकारी कंपनी वह कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कम से कम किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो आपको पता है कि सर सरकारी कंपनी वो है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए जनरली। अगर 51% से कम है सरकार की हिस्सेदारी, बात समझना ध्यान से, तो सर वो वहां पे क्या हो जाएगा, जनरली यहाँ 50-50 दिया गया है। वैसे मोर देन 50 भी हो सकती थी यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल 50 से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50 के नीचे हो गई, क्योंकि सवाल में आपसे देखो एक बात कंफ्यूज करने को दिया है, किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो आपने कहा 50 से कम नहीं हो सकती। चुकता पूंजी 50% से कम नहीं होती है, 50 से ज्यादा होती है, 50 से नीचे होते ही सरकार की हो जाएगी। फेमा एक कानून है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, 99 में ये कानून आया था जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेट करता है। और हो सकता है अगली बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, इसमें एम का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 99 में लाया गया, 1999 में लाया गया। और इससे पहले जो कानून था उसका नाम था फेरा। अगर ये पूछे कि इसने कौन से कानून की जगह इस्तेमाल किया गया है,
पहले वाले कानून का नाम फेरा था, जिसका 1973 में आया था। फेरा का मतलब था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। ये विदेशी कारोबार से रिलेट करने वाला एक्ट है, इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है एजेंसी? तो आप जानते हैं भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी, लेकिन अभी राष्ट्रीय आय की गणना जो हर साल की जाती है सर, उसे हम NSO कहते हैं, या उसी को हम CSO भी कह सकते हैं। हर साल ये करता है, ये दिल्ली में स्थित एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एक मंत्रालय है देश का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, याद रखना। तो यहां NSO या CSO करता है, और इसको करने का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, यानी 2011-12 को आधार मानकर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बेस ईयर 2011-12। कौन सी एजेंसी भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की गणना करती है? देखो, महंगाई को हम WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में निकालते हैं, लेकिन इसकी गणना है NSO या CSO कहते हैं, जिसे NSO या CSO मैंने कहा वो करता है। और अगर पूछे महंगाई की मुख्य गणना किसमें होती है तो CPI। तो CPI और WPI में गणना होती है। एक का नाम होलसेल प्राइस इंडेक्स है, एक का नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों महंगाई को बताते हैं, लेकिन इसकी गणना NSO करता है जो दिल्ली में स्थित है। भारत में GDP का आधार वर्ष क्या? देखो, मैंने अभी आपको बताया GDP का आधार वर्ष जो भारत में है वो 2011-12 है। राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष भी कहते हैं 2011-12 है। कौन सी समिति भारत में गरीबी से संबंधित है? यानी वो कमेटी जिसका संबंध गरीबी से हो। बहुत सारी कमेटियां गरीबी से संबंधित है, लेकिन देखो RN मल्होत्रा कमेटी जो आई थी ना, वो बीमा सुधार से संबंधित है। बीमा में सुधार करने के लिए कमेटी लाई गई थी। शिवरमन कमेटी जो लाई गई थी वो नाबार्ड को बनाने के लिए, आप पढ़ेंगे सर बैंकिंग वाले में नाबार्ड के बारे में पढ़ा जाता है। AD गोरे वाला कमेटी SBI को बनाने में आई थी, और लकड़ा वाला कमेटी जो गरीबी से संबंधित है, गरीबी पर बेस्ड है, 93 में लाई गई थी। रिपोर्ट इसकी लकड़ा वाला कमेटी है। गरीबी और बेरोजगारी पर बनने वाली रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? जो भी गरीबी है और बेरोजगारी है उसका डेटा कलेक्ट करने के बाद नीति आयोग, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, योजना आयोग कहा जाता था, देश में कौन से राज्य में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, इसको नीति आयोग के द्वारा ही बताया जाता है। भारत की किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर, भारत की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर जब निजी अधिकार होंगे और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होगा सर, उसको क्या कहेंगे? ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट वालों को अधिकार होते हैं, सब प्राइवेट वालों को अधिकार है, वो लाभ के लिए काम करते हैं, उसको पूंजीवादी कहते हैं, उसको बाजार या मुक्त कहते हैं। जहां सरकार का अधिकार होता है उसको समाजवादी कहते हैं, जहां दोनों का मिलाकर होता है उसको मिश्रित कहा जाता है। तो जब संसाधनों पर निजी अधिकार हो तो पूंजीवादी हो जाएगा। जब किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी की विशेषता नहीं है, बताना है सर, पूंजीवादी में राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति प्रॉफिट कमाएगा, जितना कमाएगा उतना अपने पास रखे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन भी होगा, वहां पर पसंद का अधिकार होगा, वो जितनी कंपनियां होंगी उनमें कंपटीशन होगा, लेकिन सर्विस मोटिव नहीं होगा सर, सेवा का अधिकार नहीं होगा। क्यों? सेवा का अधिकार, सेवा का मकसद, सेवा का मोटिव जो होगा वो समाजवाद में होगा। पूंजीवाद में सेवा नहीं होती, पूंजीवाद में लाभ होता है, कंपटीशन होता है, राइट टू प्रॉपर्टी होता है, प्रॉफिट होता है। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखो, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर आप कहो कि सर ना तो दूसरे देश के साथ हम एक्सपोर्ट करते हैं, ना दूसरे देश के साथ इंपोर्ट करते हैं, यानी जब दूसरे देश के साथ हम कोई लेना देना नहीं करते, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते, कोई विदेशी कारोबार इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो उसी को हम कहते हैं नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट। भारत आय के आधार पर कैसी इकोनॉमी है? देखो, दुनिया में 4 तरह की इकोनॉमी है आय पर। बहुत अधिक आय वाले, कम आय वाले, लोअर मिडिल, अपर मिडिल के नाम से आते हैं। लेकिन हमारा देश जो है, भारत को याद रखना सर, भारत की आय जो है अफ्रीका के देशों से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन लोअर मिडिल माना जाता है इसको। कम मध्यम आय, निम्न मध्यम आय वर्ग मानते हैं, हम उस कैटेगरी में आते हैं। अमेरिका, यूरोप के ज्यादातर, जापान, नॉर्वे, कुवैत, ये जो है वो हाई इनकम कैटेगरी में, अफ्रीका वाले लो इनकम में आते हैं। इसके बाद अगर देखें
भारत व्यापार की दृष्टि से कैसा देश है? देखो देखो, जिस देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और वो बराबर होता है उसको बैलेंस्ड कहा जाता है। जहां एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वहां सरप्लस कहते हैं। और आपको पता है सर, भारत एक्सपोर्ट भी करता है इंपोर्ट भी करता है, लेकिन भारत में एक्सपोर्ट से भी ज्यादा इंपोर्ट होता है, निर्यात से ज्यादा आयात होता है, इसलिए भारत को व्यापार घाटा देश कहा जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान कौन करता है? मैंने आपको पहले ही बताया, रोजगार में प्राइमरी है सर, प्राथमिक है, जिसको हमने कृषि क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी जिसको औद्योगिक कहा जाता है, इंडस्ट्री वाला, और टेरशरी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करता है। और विकसित देशों में हमेशा जीडीपी ही सबसे ज्यादा होगा। औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? याद रखो, भारत के किस क्षेत्र को औद्योगिक कहा जाता है? तो भारत के, आपको याद रखना, सेकेंडरी वाले को सर, द्वितीयक वाले क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। मूल्य प्रशासन यानी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा मूल्य निर्धारित करना। देखो, एक बाजार कीमत है, पूंजीवाद में कीमत को बाजार वाले तय करते हैं, डिमांड सप्लाई से तय होता है। मूल्य प्रशासन यानी प्रशासन द्वारा मूल्य तय करना, ये समाजवाद जहां सरकार होगी, जिसे आपने कहा सोवियत संघ हुआ करता था सर पहले, अब वो टूट चुका है, ये प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको सोशलिज्म कहा गया है। इसमें कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है आपको बताना है सर। इसमें क्या क्या प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है? तो कंस्ट्रक्शन जो आता है वो सेकंड वाले में, द्वितीयक में आता है। फूड प्रोसेसिंग भी द्वितीयक में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड में आता है क्योंकि सेवा हो गई। और बागवानी फर्स्ट में आता है यानी एग्रीकल्चर में। तो बागवानी जो है आपके पास वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होगा। कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है आपको बताना है। देखो, मोटर वाहन गाड़ियां बनाना सेकंड में आता है सर। जो तेल शुद्धिकरण ऑयल रिफाइनी है ये भी सेकंड में आता है, ऑयल रिफाइन करना। परिवहन थर्ड में आता है, याद रखेंगे टर्शरी में। माइनिंग करना फर्स्ट में आता है। इस हिसाब से अगर आपसे पूछे तो ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, टेलीकॉम, ये सब जो होगा, एजुकेशन, हेल्थ, ये टर्शरी में होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखो मेरे दोस्त, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है सर ऐसी इकोनॉमी को जहां पर को एग्जिस्टेंस, सरकारी भी हो प्राइवेट भी हो, लाभ भी कमाए और अपना सर्विस भी प्रोवाइड करें, ऐसी इकोनॉमी जहां पर सरकारी और निजी दोनों का एग्जिस्टेंस, और ज्यादातर भारत सहित मुख्यतः देश जो है वो मिक्स को फॉलो करते हैं। कौन सी समाजवाद की विशेषता नहीं है? समाजवाद की विशेषता नहीं है बताना है सर। सरकार की ओनरशिप समाजवाद में होती है, समाज का कल्याण करना समाजवाद में होता है, आर्थिक योजना यानी योजनाएं करना समाजवाद में, आय की अधिक समानता समाजवाद में नहीं होती, जो पूछा नहीं होती, तो यही आपके पास समाजवाद में ये नहीं होता मेरे दोस्त। चलिए, तो हाई इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कहां मिलेगी? पूंजीवाद में, क्योंकि वहां पर हर इंसान अपने पैसे को, प्रॉफिट को कमाने में लगा रहेगा सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, हॉलमार्क का इस्तेमाल किन चीजों पे किया जाता है? देखो, हमारे पास जो ज्वेलरी होती है सर उस पे हमने हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं उस पे आईएसआई मार्क का इस्तेमाल होता है। जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उस पे एग मार्क का इस्तेमाल होता है, याद है ना भाई आपको। और जो हमारे एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उस पे इको मार्क का इस्तेमाल होता है। तो हॉलमार्क का इस्तेमाल ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट में होगा। हरित लेखांकन, ये आपके पीईटी में आया था। ग्रीन अकाउंटिंग जब हम करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए उसमें ग्रीन अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन अकाउंटिंग का इस्तेमाल करने का मतलब सर, इसमें जब एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें, जो एनवायरमेंट को लॉस पहुंचाने वाली चीजें उनको हटा दिया जाए, एनवायरमेंटल डैमेज को एडजस्ट कर दिया जाए, उसके बाद यानी पॉपुलेशन और एनवायरमेंट, पॉल्यूशन और एनवायरमेंट डैमेज को एडजस्ट करने के बाद जब निकाला जाए, उसी को ग्रीन कहा जाता है, हरित कहा जाता है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। ये किसके द्वारा है? देखो, ऐसी रिपोर्ट बहुत सारी आती हैं और इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो, अगर आप देखोगे सर इस चैनल पे 10 मिनट की शॉर्ट वीडियोस चल रही हैं और उसमें मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, सारी योजनाओं के बारे में, सारी रिपोर्ट्स के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में, जो भी करंट अफेयर पर बेस्ड है उसके बारे में भी। तो इंडियाज बूमिंग एंड गिग इकोनॉमी के नाम से एक रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक लेकर आता है। गिग कहते हैं जो लेबर क्लास वर्कर है उनको। अगला क्वेश्चन है यहां पर, उत्पादक के 4 कारक कौन कौन से होते हैं? देखो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में जो 4 फैक्टर इस्तेमाल होते हैं सर, उसे कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप।
भूमि, श्रमिक पूंजी और उद्यमिता चाहिए, तब हम किसी प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं सर। मछली से रिलेटेड जो, सॉरी माफ कीजिएगा, दूध से रिलेटेड जो बात है, मिल्क से रिलेटेड जो मिल्क प्रोडक्शन को लेकर कहा गया, श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड कहा गया। कौन सा द्वितीय क्षेत्र का भाग है आपको बताना है। तो क्वेरिंग जो आता है, जो पहाड़ों पर पत्थर को तोड़ा जाता है, ये फर्स्ट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग करना सेकंड में आता है। स्वास्थ्य हेल्थ केयर करना ये थर्ड में आता है। और बैंकिंग करना भी थर्ड में आता है ट्रेजरी में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी का पार्ट होगा। फेरा कानून किस वर्ष लाया गया था, मैंने बताया इस कानून को अब अधिनियमित कर दिया गया सर। इसको लाया गया 1973 में फेरा को, और बाद में 99 में इस कानून को बदल के फेमा कर दिया गया। तो फेरा कानून 1973 में आया। ऐसी गतिविधियां जहां पर स्वामित्व सरकारों के पास होता है, यानी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और नागरिक समाज कल्याण अधिकतम होता है, तो आपने कहा ऐसी इकोनॉमी को हम सेंट्रल यानी कि पूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि वहां सरकार का नियंत्रण होता है। इसी को समाजवादी कहा जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, मैंने आपको बताया 65-66 के समय एम एस स्वामीनाथन लेकर आए थे, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम किसे माना जाता है, श्वेत का उद्गम। तो श्वेत क्रांति का उद्गम स्थल गुजरात को माना जाता है, जबकि हरित क्रांति का पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मानते हैं। ये आज की क्लास के बेहतरीन 40 सवाल, जिसमें मैंने इंडिया की इकोनॉमी और रेवोल्यूशन को कवर किया है। तो याद रखिए भाई, इस तरह की सारी वीडियोस देखें। इकोनॉमिक्स के अंदर 5 क्लास की 5 वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं, और इस 5 वीडियो में 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की उम्मीद करते हैं। इसके बाद हम यूपी का करंट अफेयर और उसके अलावा नेशनल करंट और उसके अलावा स्टैटिक जीके भी लेकर आएंगे। आपके यूपी पीटी के 25 क्वेश्चन की तैयारी मैं कराने वाला हूं आपको, और ये 25 बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग और वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।